हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में जो कि हमारा यूनिट 2 रहेगा, नॉइस एंड रेडिएशन पोल्यूशन, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ये आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। एंड बेसिकली ये जो यूनिट है यहाँ पे, ये एक नया यूनिट क्रिएट किया गया है एज कम्पेयर टू पुराना सिलेबस जो हमारा था। नाउ चीज़ें कब तक वैलिड रहेंगी? जब तक इसमें फर्दर कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमने ऑलरेडी पिछले जो लेक्चर 1 हमारा था, यूनिट 1 था, उसके अंदर डिस्कस किया हुआ है। नाउ देखिए, आपको क्या करना है। जो पहली बार यहाँ पे आए हैं चैनल के ऊपर, जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, उनका एक ही क्वेश्चन होगा कि क्या ये लेक्चर्स एनफ हैं? जी हाँ, 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने के लिए दीज आर एनफ। एंड जो यूनिट 1 है, लेक्चर 1 है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी रिव्यू दिया है जो आपके सीनियर्स हैं। एंड एक और बात, जब भी आप इन लेक्चर्स को देखो आफ्टर एग्जाम, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स जो हैं वो लास्ट टाइम मतलब प्रीवियसली क्या करते हैं, जब भी आपका एग्जाम नियर बाय होता है उसी टाइम आप एडिशनल के लेक्चर्स लगाते हो, जो कि कोई मतलब इश्यू नहीं है। सो उसी टाइम जब भी आप लेक्चर्स लगाओ एंड उसके बाद जैसे आप एग्जाम दे के आओ, जो हमारा यूनिट 1 था या फिर लेक्चर 1, उसमें आप अपना रिव्यू मेंशन करना। नाउ देखिए, यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके बोर्ड में, क्योंकि ये नया यूनिट यहाँ पे फ्रेम किया गया है। नॉइस पोल्यूशन में क्वेश्चन पूछेगा एंड जनरली यहाँ से इस वाले यूनिट से जनरली 3 मार्क के क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस हैं। सोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ पूछेगा नॉइस पोल्यूशन के, इसके क्या क्या सोर्स हैं। अच्छा, फिर बोलेगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसका, या फिर रेडिएशन पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, या फिर व्हाट आर दी कॉजेज, या फिर इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, या फिर कंट्रोल मेजर्स हमारे पास क्या हैं। जो भी बेसिकली यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपके बोर्ड में। नाउ जो एमसीक्यूज वगैरह है वो आपको लास्ट पे मिलेंगे, जैसे ही हमारा लेक्चर एंड अप होगा लास्ट के कुछ मिनट्स में। नाउ 2 पार्ट्स में ये आपका डिवाइड किया गया है। वन इज यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन, दूसरा यहाँ पे रेडिएशन पोल्यूशन। पहले हम सिंपली नॉइस पोल्यूशन को स्टडी करेंगे, देन आगे हम बढ़ेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे रेडिएशन पोल्यूशन को। देखिए, नॉइस पोल्यूशन में क्या है, पहले हम जनरल वे में देखेंगे नॉइस पोल्यूशन होता क्या है, कॉज क्या है। फिर मेन थिंग हमें देखना है कि जो साउंड, फॉर एग्जांपल मैं अभी बातें कर रहा हूं, आप तक मेरी बातें आ रही होंगी, ये जो साउंड या फिर ये जो हमारी बातचीत हो रही है, ये नॉइस कब बनती है, इसके रिगार्डिंग ये अलग अलग वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। सारे वैल्यूज आपको याद रखने हैं। नाउ पहले सिंपली हम बात करेंगे नॉइस पोल्यूशन होता क्या है। देखिए, अनवांटेड साउंड या फिर लाउड साउंड या फिर डिस्टर्बिंग साउंड, कोई भी अनवांटेड साउंड हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, या फिर यू आर वाचिंग द लेक्चर, बगल में आप बैठे होंगे, कहीं और से साउंड आ रही होगी, या फिर कहीं पे वाइब्रेटर चल रहा होगा, जिससे मतलब आपके कानों को मतलब आप जो प्लीजेंट फीलिंग है वो नहीं आ रही होगी। सो उस साउंड को हम क्या कहेंगे, उस साउंड को हम कहेंगे अनवांटेड साउंड या फिर नॉइस पोल्यूशन। या फिर लाउड नॉइज आ रही होगी, आप किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए एंड ढेर सारी हॉर्नस आ रही है एंड आपके कान जो है मतलब वो फटने की कगार पे है। सो दैट इज द नॉइस पोल्यूशन। सो अनवांटेड साउंड, लाउड नॉइज या फिर डिस्टर्बिंग साउंड दैट इज नॉट प्लीजिंग टू ईयर, सो उसको हम क्या कहते हैं, नॉइस। नाउ अलग अलग सोर्सेज, मतलब कहाँ से जनरेट होती है ये जो नॉइस क्रिएट हो रही है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, कहाँ से जनरेट हो रही है। देखिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं हमारे पास, अलग अलग मशीन्स हमारे पास हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे वाइब्रेटर चल रहा है या फिर कुछ और वॉशिंग मशीन चल रही है, कुछ भी। अच्छा, फिर क्रैकर्स, मतलब पटाखे फूट रहे हैं, फिर ब्लास्टिंग हो रही है कहीं पे, या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स, जैसे मतलब डिफेंस इक्विपमेंट्स में क्या होता है, जब मतलब प्रैक्टिस वगैरह की जाती है किनके द्वारा, जो भी डिफेंस पर्सनल्स होते हैं। फिर डोमेस्टिक गैजेट्स, डोमेस्टिक गैजेट मतलब कोई मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके घर में, लाउड स्पीकर हो गया या फिर डीजे वगैरह हो गया, आपका फ़ोन हो गया। सो दैट इज इट। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आपने देखा होगा जब इलेक्शंस के टाइम रैलीज होती है, सो उन रैलीज में क्या होता है, मतलब लोग चिल्लाते रहते हैं, वोट फॉर दिस पर्सन वगैरह। फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ये तो आप डे टू डे लाइफ में देखते होंगे जब भी आप ट्रैफिक जैम में मतलब फंसते होंगे। सो दीज आर दी सोर्सेज। सो सिंपल चीज़ें हैं, डे टू डे लाइफ के रिलेटेड है। नॉइस पोल्यूशन वाला यूनिट आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होने वाला है। नाउ 2 चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वन इज हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड, दूसरा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। देखिए, साउंड एक टाइप की क्या है, वेव, क्लास 9th में ही आपने पढ़ा है साउंड वेव्स हमारे पास। सो ये एक टाइप की वेव है। नाउ वेव में आप डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी भी पढ़ते हो, आप डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी फिजिक्स नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे मैं बोल देता। नाउ इंटेंसिटी जो हमारे पास है, सिंपली इसको आप किस में मेजर करते हो, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप डेसिबल्स के अंदर क्या करते हो, मेजर करते हो। फिर फ्रीक्वेंसी जो है, इसको आप हर्ट्स के अंदर मेजर करते हो। दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों आप याद रखोगे, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं।
सो दीज आर रिलेटेड टू मेजरमेंट हमारे पास, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का यूनिट डेसिबल एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स, यानी कि बेसिकली साउंड जो है, साउंड की लेवल्स को आप मेजर करोगे किसके अंदर, डेसिबल्स के अंदर। सो ये डेफिनेशन थी, ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास सोर्सेस थे सिंपली। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे अगेन, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि फ्रॉम वैल्यूज, जो भी हमारे पास इंटेंसिटी के वैल्यूज़ हैं उसी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई थ्रेशोल्ड जो है या फिर कोई आप ये माने कोई लेवल हमारे पास एक्सीड हो जाए, उस लेवल को जब भी नॉइज़ या फिर साउंड जो हमारे पास है उस इंटेंसिटी की लेवल को एक्सीड कर जाएगी, हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए ख़तरनाक है या फिर ये नॉइज़ का काम कर रही है। देखिए क्या क्या हमारे पास है। पहले आपको याद रखना है हमारे पास जस्ट ऑडिबल साउंड, मतलब थोड़ी बहुत आपके कानों तक आ रही है, जस्ट ऑडिबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, जस्ट ऑडिबल साउंड, मतलब आपको थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी इस चीज़ को सुनने के लिए। सो इसके लिए हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है दैट इज अराउंड 10 डेसिबल। सो कितनी इंटेंसिटी होती है, 10 डेसिबल। फिर हमारे पास विस्पर, यानी कि कान में आकर बात करना। सो उसके लिए कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, 20 डेसिबल। देन क्विट रूम में कितनी, मतलब क्विट रूम फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी मांग सकते हो, मस्जिद मांग सकते हो, या फिर कुछ और जहाँ पे बिल्कुल लोग शांत बैठे हों। सो उसमें जो इंटेंसिटी जनरेट होनी चाहिए दैट इज़ 30 डेसिबल। नॉर्मल कन्वर्सेशन, फॉर एग्जांपल आप घर में बात कर रहे होंगे किसी फ्रेंड के साथ, फॉर एग्जांपल मैं अभी लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। सो कहीं पे मुझे क्या करना है, कहीं पे मुझे थोड़ा स्ट्रेस देना है, लाउडली बात करनी है। बट ओवरऑल फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फ्रेंड के साथ बात करोगे, क्या आप चिल्लाओगे? नहीं, आप अच्छे से बात करोगे, हेलो हाई हाउ आर यू, ऐसे आप बात करोगे। सो नॉर्मल कन्वर्सेशन में कितना, 60 डेसिबल। फिर लाउडेस्ट साउंड विदाउट मच डिस्कम्फर्ट, 80 डेसिबल। जब आप किसी को बुलाते हो, अरे भाई, ऐसे आप चिल्लाते हो ना, सो लाउडेस्ट साउंड वो हमारे पास होती है विदाउट डिस्कम्फर्ट, यानी कि उस बंदे को उतना मतलब दिक्कत नहीं हुई आपकी बात सुनने में। सो 80 डेसिबल यहाँ पे। नाउ 80 के ऊपर अब आपको ध्यान रखना पड़ता है, अगर 80 डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक्सीड कर जाए, सो जैसे ही ग्रेटर देन 80 डेसिबल इंटेंसिटी आ रही है साउंड की, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। इसको हम क्या कहते हैं, हजार्ड साउंड, यानी कि अब ये बेसिकली हमारे ईयर के लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। नाउ इसी हिसाब से फिर हम जब ये लेवल्स एक्सीड हो जाए, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लिमिट लगाना होता है कि बेसिकली साउंड की इंटेंसिटी इतनी एक्सीड नहीं हो सकती है, बट अब लेवल्स या फिर अलग अलग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए नोट, 120 डेसिबल कैन बी हर्ड अप टू 30 सेकंड। देखिए हमने क्या कहा, जैसे ही 80 डेसिबल साउंड, 80 डेसिबल के ऊपर साउंड चली जाए ये प्रॉब्लमेटिक बन जाती है, दैट इज हजार्ड्स। अब 120 डेसिबल को आप 30 सेकंड के लिए विदाउट डिस्कम्फर्ट सुन सकते हो, मतलब कोई लाउड स्पीकर चल रहा है, वहाँ से 120 डेसिबल साउंड आपकी तरफ कंटिन्यूसली आ रही है, आप उसको 30 सेकंड के लिए आराम से सुन सकते हो। आफ्टर 30 सेकंड्स आपको कानों में थोड़े मतलब दिक्कत होनी फील होगी, या फिर आपको मतलब आप ये मानिए आप एनोइंग फील करोगे। सो दैट इज इट, 120 डेसिबल कैन बी हर्ड अप टू 30 सेकंड। अब नॉइज़ जो है, नॉइज़ के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, सो यहाँ से यानी कि ग्रेटर देन 80 डेसिबल आप मानोगे कि नॉइज़ हमारे पास। अब इफेक्ट क्या क्या हैं, वन इज ऑडिटरी इफेक्ट, दूसरा हमारे पास हियरिंग लॉस। सो ऑडिटरी इफेक्ट, दूसरा हमारे पास हियरिंग लॉस। ऑडिटरी इफेक्ट में क्या क्या आता है, देखिए ऑडिटरी फैटीग। ऑडिटरी फैटीग मतलब आपके कान जो है मतलब अभी डैमेज नहीं हो रहा है, बट आपके कानों में दैट बजिंग टाइप की साउंड जो है दैट इज टी ऐसे फील हो रहा है। सो विस्लिंग आपको फील हो रही है, बजिंग आपको फील हो रही है। ये कब आपको फील होती है, जब कंटिन्यूसली आप 90 डेसिबल साउंड से एक्सपोज हो रहे हो। देन हमारे पास है नेक्स्ट यहाँ पे हियरिंग लॉस। सो दो इम्पैक्ट्स हैं या फिर दो इफेक्ट्स हैं किसके, अगर हमारे पास साउंड एक्सीड कर जाएगी। सो वन इज ऑडिटरी इफेक्ट, दूसरा हमारे पास हियरिंग लॉस। अब जो हियरिंग लॉस है इसमें दो चीज़ें हैं, वन इज टेम्परेरी लॉस, दूसरा हमारे पास परमानेंट डैमेज, यानी कि जो आपका ईयर ड्रम वगैरह है उसका परमानेंटली रप्चर हो जाए। देखिए टेम्परेरी लॉस आल्सो कॉल्ड एज टेम्परेरी थ्रेशोल्ड। जो टेम्परेरी लॉस होता है, मतलब आप कहीं पे बैठे हो, फॉर एग्जांपल 120 डेसिबल की साउंड कंटिन्यूसली आपके कानों में आ रही है, सो होगा क्या, इसके कारण आपको टेम्परेरी लॉस हो सकता है। टेम्परेरी लॉस मतलब आपको 1-2 दिन तक सुनाई ही नहीं देगा, आफ्टर 2 दिन 3 दिन ऑटोमेटिकली आप सुनना मतलब फिर से स्टार्ट करोगे। सो इसको हम बोलते हैं क्या, टेम्परेरी लॉस।
अच्छा, डिसअपियर्स आफ्टर 24 आवर्स और डे आफ्टर 2 days फॉलोइंग द नॉइज एक्सपोजर, यानी कि ये 1 या 2 दिन में आप अच्छे से फिर सुनते हो। सो इसको हम कहते हैं टेम्परेरी लॉस। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए, एट 140 डेसिबल एंड 150 डेसिबल, ये दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। देखिए 140 डेसिबल के ऊपर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ या आप हो, आप रेगुलरली एक ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हो, आप अपना जो भी हियरिंग इश्यूज हैं उनको आप क्लियर करवाते हो, मतलब आप बिल्कुल एक, आपका जो कान है वो एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी कान है। सो 140 डेसिबल के ऊपर क्या होगा, अगर मेरे कान हेल्दी हैं बट स्टिल जब मैं 140 डेसिबल साउंड पे एक्सपोज हो जाऊंगा, मेरे जो ईयर्स हैं उनमें बेसिकली पेन होना स्टार्ट होगी, यानी कि आई विल फील दी पेन, कि मतलब दर्द होना लगेगा किसमें, कान के अंदर। 150 डेसिबल और मोर के ऊपर क्या होगा, परमानेंट डैमेज विल ऑकर। अगर अब 150 डेसिबल कंटिन्यूसली मेरे कानों तक आ रही है साउंड की इंटेंसिटी, सो इस लेवल पे क्या होगा, इस लेवल पे मेरे जो कान के मेम्ब्रेन्स हैं ये फुली रप्चर हो जाएंगे, एंड मेरा यहाँ पे या फिर किसी भी बंदे का जो इतनी साउंड में एक्सपोज हो रहा होगा उसको परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। सो दैट इज़ वाई फिर गवर्नमेंट जो होती है, फॉर एग्जाम्पल जो इसमें बेसिकली अगेन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट वगैरह जो है वो इसमें काम आ जाता है, या फिर सीपीसीबी, बेसिकली आगे जाकर आप देखोगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारे पास होता है वो फिर लिमिट्स लगाता है, यानी कि हॉस्पिटल अलग अलग, आगे आप देखोगे अलग अलग जोन्स हमारे पास, हॉस्पिटल में इतनी साउंड होनी चाहिए मैक्सिमम, अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी, रेजिडेंशियल एरिया में इतनी, अच्छा हाई लेवल ट्रैफिक में इतनी, हाई इंटेंसिटी ट्रैफिक, लो इंटेंसिटी ट्रैफिक में इतनी। सो ये सब वैल्यूज़ आपको आगे जाकर पढ़ने हैं, आपको याद रखने, वहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आपके बनते हैं। सो यहाँ पे आपने देखा, क्या आपने फिलहाल देखा, यहाँ तक आपने देखा कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी 80 डेसिबल तक। 80 के बाद आपने देखा यहाँ से प्रॉब्लम होना जो है वो स्टार्ट हो रही है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। सो पहले आपने क्या देखे यहाँ पे, पहले आपने ऑडिटरी इफेक्ट देखे। सो ऑडिटरी इफेक्ट में आपने यही विस्लिंग बजिंग देखा, फिर आपने देखा कि हियरिंग लॉस हो सकता है परमानेंट या फिर टेम्परेरी। परमानेंट में आपने दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज याद रखे, 140 डेसिबल एंड 150 डेसिबल। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट मतलब इनसे एज सच आपके कानों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट बाकी डिफेक्ट्स या फिर बाकी प्रॉब्लम्स ओकर कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरफेस, या फिर दिस इज इंटरफेरेंस, यहाँ पे है इंटरफेरेंस विद स्पीच कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ किसी के साथ, आई एम कॉलिंग विद समवन, एंड यहाँ से कोई चिल्ला रहा है, जो मेरे पे मेरे साथ फ़ोन पे बात कर रहा है, मैं उसकी जो बातें हैं उनको अच्छे से ध्यान ही नहीं उनके ऊपर दे पा रहा हूँ। रीज़न भी यहाँ से नॉइज़ आ रही है कुछ, मैं अच्छे से सुन ही नहीं पा रहा हूँ, या फिर दो बंदे बात कर रहे हैं, यहाँ से कुछ मशीन वगैरह चल रही है, या फिर कोई बंदा चिल्ला रहा है। सो हम एक दूसरे की जो कम्युनिकेशन है उसको हम अच्छे से सुन ही नहीं पा रहे हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। सो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये नॉन ऑडिटरी कैटेगरी में आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ से ये दो बंदे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ से कोई और चिल्लाना स्टार्ट करेगा, सो ये अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाएंगे। फिर साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे पास। सो दो चेंजेस आती हैं यहाँ पे है, वन इज फिजियोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल। यहाँ PSY ये यहाँ पे आप क्या करना, रब करना, एक लिखना यहाँ पे फिजियोलॉजिकल चेंज। अच्छा पहले साइकोलॉजिकल में आएगा एनोइनस, इसको बनाना आप साइकोलॉजिकल, PSY, इसको अच्छे से यहाँ पे आप क्या करना, वेट आई विल मेक इट साइकोलॉजिकल, PSY, हाँ PSY आप लिखना, PSYSILOGICL, साइकोलॉजिकल चेंज। फिर हमारे पास फिजियोलॉजिकल चेंज। देखिए साइकोलॉजिकल चेंज में क्या होता है, आप एनोइंग फील करते हो। क्लियर? कोई चिल्ला रहा है, आप चाहते हो कि मैं अभी इस बंदे को एक दो जापड़ दे दूं। अच्छा फिर फिजियोलॉजिकल चेंज इसमें क्या होता है, कोई चिल्ला रहा है, या फिर कहीं पे आपने देखा होगा झगड़ा होता है, या फिर लोग आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं, चिल्लाते हैं, मारपीट होती है। आप कोई बंदा ऐसा होता है, उसका BP राइज होता है, हार्ट रेट राइज होती है, ब्रीदिंग राइज होती है, या फिर कहीं पे एक्सप्लोजन हो रहा है, लाउड साउंड आ रही है। सो उसके कारण आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आ सकती हैं। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में ये चीज़ें, एंड दिस वन इज इन साइकोलॉजिकल चेंज। सो ये चीज़ें आपको अगेन यहाँ से याद रखनी है। नाउ अभी जिसकी मैं बात कर रहा था
देखिए हमारे पास जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या लगाए हैं, उन्होंने लिमिट्स लगाए हैं कुछ। किसके ऊपर लिमिट्स लगाए हैं? साउंड की इंटेंसिटी के ऊपर। देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं, जो अलग अलग एरियाज हमारे पास हैं इनको हम 4 में डिवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि कितने एरियाज हमारे पास हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉइज, कितने एरियाज में हम क्या करते हैं, फिर अपने एरियाज को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए पहला जो एरिया हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो एरिया हमारे पास है इट इज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया। सो इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि इंडस्ट्री सेटअप वगैरह। एंड इंडस्ट्रियल एरिया मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर में, ये डिफरेंट मतलब इसका अपना अलग जोन होता है, बताया था मैंने। ये रेजिडेंशियल एरिया, बीच में हमारे पास क्या होगा, बीच में हमारे पास प्लांटेशन एरिया होगा, फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया होगा। ठीक, नाउ जो इंडस्ट्रियल एरिया है यानी कि फैक्ट्री सेटअप वगैरह। फिर दूसरा हमारे पास है कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया मतलब फॉर एग्जांपल जहाँ से लोग मतलब जॉब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रैफिक लेवल अच्छी मेंटेन है। फॉर एग्जांपल श्रीनगर में आप ये मानिए, श्रीनगर का लाल चौक एरिया, परेपुरा एरिया, सो ये सब एरियाज हमारे पास क्या है, कमर्शियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरिया फैक्ट्री सेटअप। एंड आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीर से होंगे, फैक्ट्रीज ज़्यादा कहाँ पे सेटअप की गई हैं, जो पामपोर साइड हमारे पास हैं, फैक्ट्रीज उधर की ओर लगाई गई है। क्यों? क्योंकि जो श्रीनगर सिटी है, सिटी को अलग रखा जाता है, सिटी वाला पार्ट। ये जो फैक्ट्री वाला पार्ट है, बताया था मैंने आपको, इसको अलग, या फिर इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इंडस्ट्रियल जोन, इसको अलग एरिया में लिया जाता है। सो दैट इज हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया, फिर कमर्शियल एरिया, फिर रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, फिर साइलेंट जोन। साइलेंट जोन कोई हॉस्पिटल होगा या फिर लाइब्रेरी होगी कहीं पे जहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, स्कूल होगा। सो बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर साइलेंट जोन। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे हमें वैल्यूज़ बताए कि कितने वैल्यूज़ हमारे मेंटेन होने चाहिए या फिर एक्सीड नहीं होने चाहिए, कब आप बोलोगे कि ये नॉइस है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे डे टाइम भी मेंशन किया गया है, नाइट टाइम भी मेंशन किया गया है। एंड बेसिकली जो डे टाइम यहाँ पे है वो आप ये मानिए सुबह 6 बजे से रात के 9 PM तक हमारे पास क्या है, इसको हम डे टाइम मानते हैं। नाइट टाइम हमारे पास क्या होता है, रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। सो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नाइट टाइम होता है। नाउ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इंडस्ट्रियल जोन में डे टाइम में इतनी साउंड इंटेंसिटी आ सकती है 75, नाइट टाइम में इतनी मैक्सिमम आ सकती है कितनी, 70, कमर्शियल में 65, 55, रेजिडेंशियल में 55, 45। साइलेंट जोन में देखिएगा डे टाइम में 50 डेसिबल तक अगर साउंड जाएगी दैट इज एक्सेप्टेबल, इसके बाद हम रिजेक्ट करेंगे। फिर 40 डेसिबल नाइट टाइम तक, मतलब नाइट टाइम जो हमारे पास होगा उस टाइम 40 डेसिबल साउंड लेवल जा सकती है किधर, साइलेंट जोन में। अगर ये वैल्यूज एक्सीड हो जाए हम बोलेंगे कि इस एरिया में नॉइज क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जांपल देखिए कमर्शियल एरिया, लेट मी पिक कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया है, नाइट टाइम में लेट 60 डेसिबल की साउंड आ रही है, बताइए क्या ये नॉइस है? जी हाँ ये नॉइस है। क्यों? क्योंकि 60 ने 55 को एक्सीड किया। सो ऐसे आपको यहाँ पे टेबल दिया गया है, इस हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि ये नॉइस है या नहीं है। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है ट्रैफिक। देखिए ट्रैफिक जो हमारे पास होता है, अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं, क्लियर, अगर मैं अर्बन एरियाज की बात करूं दैट इज सिटीज़ वगैरह, स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हमारे पास हैं इंडिया में, दिल्ली हो गया, अच्छा बेंगलुरु हो गया, या फिर मुंबई हो गया हमारे पास, कोलकाता हो गया, ये सब, या चेन्नई वगैरह, ये जो हमारे पास हैं इनमें ट्रैफिक जो होता है इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। कौन सा पोल्यूशन? हम यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। सो ट्रैफिक इज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन हमारे पास किन में, अर्बन एरियाज में, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे भी फिर कैटेगराइज किया गया है 5 चीज़ों में, 1 2 3 4 5। देखिए लाइट रोड ट्रैफिक, मीडियम ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक, रेलवे ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक हमारे पास। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। देखिएगा लाइट ट्रैफिक की अगर हम बात करें, लाइट ट्रैफिक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, दिस इज लाइट ट्रैफिक, ये जो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा फिगर में ही देखिए, दिस इज हमारे पास लाइट ट्रैफिक। मतलब स्ट्रीट में आप ये मानिए कि मतलब आधे घंटे में एक गाड़ी आ रही है या फिर 10-15 मिनट में एक गाड़ी आ रही है। सो दैट इज हमारे पास लाइट ट्रैफिक। क्लियर? लाइट ट्रैफिक फॉर एग्जांपल कोई ये मानिए कोई टूरिस्ट स्पॉट वगैरह, जो टूरिस्ट स्पॉट होती है गुलमर्ग वगैरह, जो बीच के एरिया आपको मिलेंगे दे आर, आप ये मानिए वहाँ पे लाइट ट्रैफिक आ रहा है। फिर हमारे पास मीडियम ट्रैफिक। क्लियर? मीडियम ट्रैफिक मतलब फॉर एग्जांपल
आपके किसी टाउन में। सो टाउन की अगर हम बात करें, मीडियम ट्रैफिक रहता है। फिर हैवी ट्रैफिक हमारे पास, हैवी ट्रैफिक मतलब आप किसी बड़ी सिटी में हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, सो वहाँ पे हैवी ट्रैफिक। फिर हमारे पास रेल ट्रैफिक, फिर हमारे पास मतलब एयर ट्रैफिक। सो इन 5 कैटेगरीज में ट्रैफिक को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एंड यहाँ पे भी लेवल्स लगाई गई हैं, लिमिट्स लगाई गई हैं। लाइट ट्रैफिक में 60 to 70 डेसिबल, मीडियम ट्रैफिक में 70 to 80 डेसिबल, हैवी ट्रैफिक में 80 to 90, सिंपली 60, 70, 80, 90, 100। अच्छा, यहाँ पे 90 to 100 डेसिबल। एंड जो ईयर ट्रैफिक है, ईयर ट्रैफिक में हमारे पास 100 to 110 डेसिबल। सो ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपको याद रखने, अगेन यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। सो देयरफॉर ट्रैफिक भी हमारा एक सोर्स है नॉइज़ का, एंड स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, इसीलिए ये वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं, लाइट, मीडियम, हैवी, रेल एंड ईयर। सो ये वैल्यूज़ भी आपको साथ में याद रखने हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए साइलेंट जोन किसे हम कहते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा साइलेंट जोन, साइलेंट जोन हम किसे कहते हैं। सो इसके लिए आपको अगेन एक वैल्यू याद रखना पड़ेगा, एरिया दैट लाई विद इन 100 मीटर अराउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल या फिर कोर्ट। ये आपका फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी कुछ भी हो सकता है, कॉलेज वगैरह, आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसके अराउंड यहाँ पे 100 मीटर की मार्किंग की जाती है। फॉर एग्जांपल ये जो पोर्शन डिस्टेंस हमारे पास है, दिस इज 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर। एरिया दैट लाई विद इन 100 मीटर अराउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल या फिर कोर्ट, इसको हम क्या कहते हैं, साइलेंट जोन। सो इस एरिया के लिए यहाँ पे आपको वैल्यू बताया 40-50। सो इसके लिए आपको वैल्यू बताया यहाँ पे 40-50। अब देखिए इसको ट्रिक सिंपली आप कैसे याद रखोगे, देखिए आप पहले इसको याद रखोगे 40, फिर हमारे पास 40-50 आप याद रखोगे, फिर इसमें 5 इंक्रीज करने, इसमें 10 इंक्रीज करने, इसमें 15 इंक्रीज करने, 5, 10, 15। देखिए कैसे 40 क्या बन रहा है, 45, 5 इंक्रीज, 45 क्या बन रहा है, 55, 10 इंक्रीज, 55 क्या बन रहा है, 70, 15 इंक्रीज। यहाँ से आपको 10 इंक्रीज करने एंड लास्ट में 5। सो इनमें 10 इंक्रीज करने, इसमें लास्ट पे 5 इंक्रीज करने, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। सो साइलेंट जोन आपने देखा, ये वैल्यू याद रखना है कि एरिया दैट इज लाइंग विद इन 100 मीटर। सो यहाँ पे ये जो एरिया हमारे पास है इसको हम कहेंगे साइलेंट जोन। इसके बाहर अगर आप चिल्ला रहे हो उसके लिए अलग वैल्यूज हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट एक और हमारे पास है, अगर आप याद रखना चाहते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप करें। रूरल जोन में, सब अर्बन में, अर्बन रेजिडेंशियल में, रेजिडेंशियल बिजनेस एरिया में या फिर सिटी एरिया में कितना क्या होना चाहिए। रूरल एरिया फॉर एग्जांपल गांव वगैरह में कितना होना चाहिए, 25 to 35। सब अर्बन मतलब कोई टाउन है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम फ्रॉम हंदवारा या फिर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, देखिए मैं हंदवारा से हूँ, मैं फॉर एग्जांपल किसी गांव में रह रहा हूँ, सो दैट इज़ हमारे पास रूरल जोन। फिर मुझे जाना है फॉर एग्जांपल हंदवारा, दैट इज़ टाउन वगैरह, सो वो आएगा सब अर्बन में। फिर यहाँ से मुझे जाना है फॉर एग्जांपल लाल चौक या फिर कहीं और जगह, सो वो हमारा अर्बन रेजिडेंशियल में आएगा। फिर रेजिडेंशियल बिजनेस एरिया यानी कि इसके अराउंड जो बिजनेस एरिया होगा, फिर हमारा सिटी एरिया। सो इनके लिए अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगर आप ये वैल्यूज़ याद रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, क्लियर। बट स्टिल अगर कोई याद रखना चाहता है, ही कैन, ही और शी कैन। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेशोल्ड प्रेशर। ध्यान दीजिए, थ्रेशोल्ड प्रेशर होता क्या है, द प्रेशर एट विच द साउंड फर्स्ट बिकम्स ऑडिबल, यानी कि उस प्रेशर पे जहाँ पे पहली बार साउंड जो हमारे पास है वो ऑडिबल हो रही है, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड प्रेशर। एंड इसका जो वैल्यू है इट इज़ 2 × 10⁵ पास्कल या फिर 0.402 पास्कल, ऐसे ही आप बता सकते हो। दिस शुड बी बेसिकली यहाँ पे कितना होना चाहिए, दिस इज 0.0, दिस शुड बी 10⁻⁻⁵। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, सो इसको आप लिखना 2 × 10⁻⁻⁵ पास्कल हमारे पास, दैट इज 0.002 पास्कल। या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 20 माइक्रो पास्कल। सो ये हमारा कितना होता है, दिस इज हमारा 20 माइक्रो पास्कल। कितना, 20 माइक्रो पास्कल। सो इस चीज़ का आप वैल्यू याद रख सकते हो, 20 माइक्रो पास्कल या फिर 2 × 10⁻⁻⁵ पास्कल। नाउ आगे हम बात करेंगे किसकी, आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल की। किसकी बात करेंगे, कंट्रोल। देखिए सिंपल सी बातें हैं जो आप खुद समझ सकते हो, कंट्रोल में क्या क्या हमें करना है। देखिए साउंड कंट्रोल, यानी कि सिंपली अगर फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ से साउंड जनरेट हो रही है, आप इसको क्या करोगे, आप इसको आइसोलेशन में ले जाओगे या फिर ऊपर से इसको आप क्या करोगे, इनक्लोज करोगे, दैट इज साउंड कंट्रोल। यानी कि कहीं से अगर साउंड निकल रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए
ये मेरे पास है मोबाइल फ़ोन, यहाँ से साउंड निकल रही है, मैं इसको क्या करूँगा, इनक्लोज रखूँगा कहीं जगह, या फिर मशीन होगी, सो बाहर साउंड नहीं निकलेगी। सो इसको हम कहते हैं सिंपली साउंड कंट्रोल। दूसरा हमारे पास है ब्लॉकिंग पाथ ऑफ नॉइस। देखिए ब्लॉकिंग पाथ ऑफ नॉइस आप कैसे करोगे, यहाँ से साउंड आ रही है, आप आगे जाकर क्या करोगे, एक वाल क्रिएट करोगे, क्लियर, एक वाल क्रिएट करोगे जिससे इस बंदे तक साउंड नहीं आएगी या फिर पहुँच पाएगी। सो इट इज़ नोन एज ब्लॉकिंग पाथ ऑफ नॉइस। तीसरा जो हमारे पास है इंक्रीजिंग पाथ लेंथ। इंक्रीजिंग पाथ लेंथ मतलब यहाँ से नॉइस आ रही है, ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, यहाँ पे बीच में ब्लॉकेज लगाया, अगेन यहाँ पे भी ब्लॉकेज लगाया। सो साउंड जो आप तक डायरेक्टली आती, सो उसकी लेंथ आपने बढ़ाई। देखिए उसको पहले इधर जाना है, फिर यहाँ से इधर आना है, सो उसकी लेंथ आपने बढ़ाई। सिंपली कैसे बढ़ाई, आपने यहाँ पे बीच में बैरियर खड़ा किए। क्या किया आपने, यहाँ पे बैरियर यहाँ पे इंसर्ट किए। सो जो साउंड आप तक डायरेक्टली आती, अब उसको यहाँ पे ऊपर नीचे, मतलब उसकी लेंथ अब बढ़ रही है। अगर लेंथ बढ़ेगी, धीरे धीरे उसकी जो इंटेंसिटी है वो घटेगी, आप तक जो साउंड आएगी या फिर नॉइज आएगी वो कम इंटेंसिटी वाली आएगी। फिर चौथा जो तरीका हमारे पास है दैट इज प्रोटेक्टिंग रेसिपिएंट। नाउ इसका मतलब क्या है प्रोटेक्टिंग रेसिपिएंट, इसका मतलब सिंपली है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा वाइब्रेटर चला रहा है, क्या चला रहा है, वाइब्रेटर। वाइब्रेटर आपको पता है फॉर एग्जांपल कंक्रीटिंग में यूज होता है। सो कोई बंदा वाइब्रेटर चला रहा है। नाउ अब ये बंदा क्या करेगा, फॉर एग्जांपल ये बंदा वाइब्रेटर चला रहा है, अब ये वहीं पे अपने जो कान हैं उनके ऊपर ईयर मफ्स लगाएगा। देखिए जैसे इसने यहाँ पे ईयर मफ्स लगाए हैं, क्लियर। सो ये यहीं पे इसको क्या कर रहा है, इस नॉइस को कंट्रोल कर रहा है ना। सो ये हमारे पास 4 तरीके हैं साउंड को कंट्रोल करने के। सो पहला हमारे पास है सिंपली इनक्लोजर आप करोगे, डायरेक्ट साउंड कंट्रोल में आएगा। फिर यहाँ पे आप ब्लॉक करोगे साउंड की पाथ, या फिर लेंथ बढ़ाओगे, साउंड की जो पाथ है उसकी लेंथ बढ़ाओगे, या फिर रेसिपेंट जो हमारे पास होगा उसी को आप क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4 फंडामेंटल्स। अब 4 फंडामेंटल्स हमारे पास क्या होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। वन इज ग्रीन वेजिटेशन, फिर ग्रीन मफलर, ईयर मफर्स या ईयर प्लगर्स, फिर हमारे पास लॉज एंड रेगुलेशंस। देखिए यहाँ पे ग्रीन वेजिटेशन आप देखते होंगे जब आप रोड साइड, आपने ये देखा होगा, देखिए फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी के रोड साइड में जो रोड का मीडियन, इसको हम क्या कहते हैं, रोड का मीडियन, आपने देखा होगा ये रोड का मीडियन है, यहाँ से एक गाड़ी जा रही है, उधर से दूसरी गाड़ी आ रही है, बीच में मीडियन होता है एंड इसमें यहाँ पे अलग अलग प्लांटेशन की जाती है। देखा होगा आपने, क्लियर देखा होगा आपने। ये जो प्लांटेशन हमारी है ये बेसिकली किसी लुक वगैरह के लिए नहीं यहाँ पे रखी जाती है। इसका पहला मेन जो पर्पज़, वो तो सेकेंडरी ऑप्शन हमारे पास होता है, मतलब ये अच्छा दिखना चाहिए। ये हमारा पहला जो क्राइटेरिया यहाँ पे होता है कि जो भी ट्रैफिक से नॉइज क्रिएट हो रही है उसको रिड्यूस करे। सो ये जो हमारे पास है ग्रीन प्लांट्स वगैरह, ये इस साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, या फिर साउंड की स्कैटरिंग हो जाती है यहाँ पे, एंड जो यहाँ पे नियर बाय रेजिडेंशियल एरिया होगा वहाँ तक साउंड नहीं जा पाएगी उतनी। सो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन वेजिटेशन का यूज़ करना, या फिर यूजिंग थिक बुशेस यहाँ पे। सो हम थिक बुशेस का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास है ग्रीन मफलर, क्लियर। दूसरा हमारे पास क्या है, ग्रीन मफलर। अगेन यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली जो फॉर एग्जांपल कोई मशीन है, इसी मशीन के अंदर आप क्या करोगे, इसी मशीन के अंदर आप ऐसी डिवाइस यूज़ करोगे जिनसे बेसिकली क्या होगा, जो साउंड है वो बेसिकली उसकी जो इंटेंसिटी है वो मिनिमाइज हो जाएगी। फिर ईयर मफर्स या ईयर प्लग्स, तो सिंपली आपको पता होगा ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो साउंड को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जैसे अभी आपको दिखाया कोई बंदा वाइब्रेटर चला रहा है। फिर हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लॉज एंड रेगुलेशंस। सो लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। एंड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर वैल्यूज़ दिए गए हैं अलग अलग जोन में, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री इस साउंड लेवल को एक्सीड कर रही है, या फिर कोई ऐसी गाड़ी मार्केट में आई है जो इन लेवल्स को क्या कर रही है, एक्सीड कर रही है, उनके ऊपर फाइन वगैरह या फिर जेल भी उनको हो सकता है, फाइन लगाया जाता है, जेल भी उनको हो सकती है। सो दैट कम्स अंडर लॉज एंड रेगुलेशंस। सो जितने भी वैल्यूज़ आपको ऊपर बताए ट्रैफिक के, इनके अलग अलग हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं, एंड अलग अलग कार्स जो या फिर जो भी ट्रैफिक व्हीकल्स हमारे पास होते हैं उनको बताया जाता है कि कितनी साउंड की लिमिट, हॉर्न या फिर इंजन जो हमारे पास है उनकी कितनी साउंड की लिमिट आपको रखनी है। सो दैट कम्स इन रेगुलेशन वगैरह। नाउ अब हम बात करेंगे रेडिएशन पोल्यूशन की। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडिएशन पोल्यूशन, दूसरा पार्ट। नाउ रेडिएशन पोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, रेडिएशन पोल्यूशन की अगर हम बात करें सिंपली, अगर हमारे पास जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है, रेडियो एक्टिव मटीरियल अगर हमारे पास बेसिकली उनका लीकेज हो जाए,
या फिर उनका रिलीज हो जाए एटमॉस्फेयर के अंदर। जो भी रेडियो एक्टिव सबस्टांस हमारे पास हैं उनका रिलीज हो जाए एटमॉस्फेयर के अंदर। अच्छा, चाहे हमारे पास ये एयर के साथ मिक्स हो, ये वाटर के साथ मिक्स हो, ये सॉइल के साथ मिक्स हो, रेडियो एक्टिव सबस्टांस। सो उस पोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? रेडिएशन पोल्यूशन। क्या कहते हैं? रेडिएशन पोल्यूशन। रेडिएशन पोल्यूशन रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेडियो एक्टिव सबस्टांस इन द इन्वायरमेंट। अगर हमारे पास, क्योंकि सभी को पता है कि जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस हैं दे आर हार्मफुल हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए या फिर प्लांटेशन एक्वेटिक लाइफ के लिए, सब के लिए हार्मफुल है। अच्छा, रेडिएशन पोल्यूशन रेफर्स टू प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल रेडिएटिव सबस्टांस इन द इन्वायरमेंट, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, at levels that can cause damage to living organism। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अलग अलग रेडियो एक्टिव सबस्टांस हैं। यूरेनियम हो गया, कहीं से यूरेनियम रिलीज हो रहा है। अच्छा, प्लूटोनियम हमारे पास रिलीज हो रहा है, ये एयर के साथ मिल रहे हैं, पानी के साथ मिल रहे हैं। इनकी लेवल्स जो हैं, मतलब इनकी ये तो होने ही नहीं चाहिए। एंड इसके लिए भी जो इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग का, उनके द्वारा वैल्यूज पब्लिश किए जाते हैं कि इतना एक्सीड नहीं होना चाहिए, काफ़ी कम मात्रा में, काफ़ी, आप ये मानिए 0.002% पानी के अंदर होना चाहिए फॉर एग्जांपल, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर हम क्या कहेंगे? हमारा जो वाटर है दैट इज पॉल्यूटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव सबस्टांस, सो द पोल्यूशन इज रेडिएशन पोल्यूशन। सो चाहे एयर में, वाटर में, सॉइल में रेडियो एक्टिव सबस्टांस आ जाए, सो वो पोल्यूशन कहलाता है रेडिएशन पोल्यूशन। दीज रेडिएशन, अब देखिए दीज रेडिएशन, देखिए आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है या फिर फैक्ट्री है, बेसिकली ये कहाँ से आते हैं? ये हार्मफुल रेडियो एक्टिव सबस्टांस ये इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फॉर एग्जांपल कहीं पे डंपिंग की, इनकी क्या की? डंपिंग की, किसी सी के अंदर या फिर कहीं और जगह सॉइल के अंदर डाला, या फिर न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर टेस्टिंग, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होता है, उससे भी रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है। सो जब ये फॉर एग्जांपल सॉइल में आ गए या फिर वाटर के अंदर आ गए, होता क्या है? इनसे रेडिएशंस निकलती है, हार्मफुल रेडिएशंस, क्लियर। एंड वो रेडिएशंस बेसिकली आयोनाइजिंग होती है मैनली, लाइक अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। सो ये जो रेस होती हैं ये कैपेबल होती हैं कि ये एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं। सो इनमें बेसिकली एनफ एनर्जी होती है ताकि ये एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ अल्ट्रेशन करें एंड फिर लीडिंग टू बायोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर हार्म हमारे पास। So these radiations are mainly ionizing radiations, alpha, beta, gamma, that have enough energy to alter atoms and molecules leading to biological harm। So इन radiations के कारण फिर harm होता है। So कहीं से भी ये आ सकती हैं, कहीं से मतलब इंडस्ट्रियल सोर्स इनका हो सकता है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो सकते हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग हो सकती है, या फिर यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारे पास हैं उनके कारण हो सकता है, या फिर कहीं पे फॉर एग्जांपल ये चीज़ें नहीं हो रही हैं इंडस्ट्री में या फिर फैक्ट्री में, न्यूक्लियर इनका मतलब रेडियो एक्टिव सबस्टांस का यूज़ हो रहा है, इन्हीं का लीकेज हुआ। फॉर एग्जाम्पल किसी बीकर में इनको क्या किया गया था? इनको रखा गया था, वहाँ से लीकेज हुआ। सो उसके कारण फिर ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सबस्टांस है इनसे रेडिएशंस निकलती हैं एंड दैट रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन। नाउ पहले हम देखेंगे टाइप्स में वन इज हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, दूसरा हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन। नाउ ऊपर डेफिनेशन में ही आपने पढ़ा कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं दीज आर मेनली आयोनाइजिंग। सो दो टाइप की हमारे पास हैं, वन इज आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड दूसरा हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग। जो नॉन आयोनाइजिंग होती हैं ये बेसिकली उतनी खतरनाक नहीं होती हैं, क्लियर। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ लोअर एनर्जी रेडिएशन, क्लियर, दैट इज इनकैपेबल ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन या फ्रॉम एटम या मॉलिक्यूल। यानी कि ये मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर या फिर एटॉमिक डिसऑर्डर इनके लिए या फिर मॉलिक्यूल में या फिर एटम में ये अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, क्लियर, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है। नाउ इसमें क्या क्या आ जाता है? विजिबल लाइट हमारे पास आ जाती है, इंफ्रारेड आ जाता है, अल्ट्रावायलेट लाइट आ जाती है, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, अच्छा रेडियो वेव्स या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी फ्रॉम सेल फोन्स वगैरह, यानी कि सेल फोन जो हमारे पास है यहाँ से जो रेडिएशंस वगैरह निकलती हैं। सो ये सब किस में आ जाती हैं? नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में। अच्छा, सिंपली आप याद रखें इनके कारण बेसिकली, हाउ एवर द मेजॉरिटी ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस टाइप्स हैव नॉट बीन प्रोन टू कैंसर कॉज। सो इनके कारण मतलब अभी तक बेसिकली एज सच इतना अभी तक मतलब रिसर्च नहीं हुई है कि इनके कारण भी कैंसर वगैरह होता है, यानी कि उतनी खतरनाक नहीं होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जितनी हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख भी सकते हो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, देखिए यहाँ पे देखिए
यहाँ से ये हमारा नॉन आयोनाइजिंग पोर्शन, ये हमारा आयोनाइजिंग पोर्शन। नाउ देखिए नॉन आयोनाइजिंग पोर्शन में आपका क्या आ रहा है, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, क्लियर रेडियो वेव्स हमारे पास। अच्छा, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट, ये सारी किसमें आती हैं, नॉन आयोनाइजिंग में। आयोनाइजिंग में एक्स रेज आती हैं, गामा रेज हमारे पास आती हैं। सो बेसिकली अल्फा पार्टिकल आते हैं, बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स, गामा पार्टिकल या फिर गामा रेज वगैरह, ये सब आते हैं किसमें, आयोनाइजिंग में। सो गामा रेज, एक्स रेज, फिर ये अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, ये खतरनाक होते हैं। इनके कारण ही फिर बेसिकली क्या होता है, इनके कारण ही फिर यही मतलब अभी के टाइम कैंसर का मेन काज बने हैं, किससे, जो रेडिएशन पोल्यूशन ऑकर करता है। सो इसमें ये कैंसर के मेन काज बनते हैं। नाउ इन्हीं को आपको देखना है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, देखिए आयोनाइजिंग रेडिएशन, व्हेन आयोनाइजिंग रेडिएशन इंटरेक्ट विथ एनीथिंग इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल बीइंग्स, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इट काजेस एटॉमिक लेवल मॉडिफिकेशन। जब भी ये इंटरेक्ट करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, क्लियर, फॉर एग्जांपल ये कोई ह्यूमन बीइंग है, यहाँ से आयोनाइजिंग रेडिएशन आती है, ये जैसे ही आएगी इसके ऊपर पड़ेगी, जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, इनको ये अल्टर करेगी या फिर मॉडिफाई करेगी। अच्छा, इट हैज़ इनफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम या मॉलिक्यूल। एटम या मॉलिक्यूल से ये एनर्जी क्या करेगी, बेसिकली इसके पास इनफ एनर्जी होती है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराएगी। आयॉन्स और इलेक्ट्रिकली चार्जड एटम्स और मॉलिक्यूल्स, चाहे आयॉन्स हो या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो जो कि इलेक्ट्रिकली चार्जड हो, आर ऑफन फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मॉडिफिकेशन। सो इस मॉडिफिकेशन के कारण हमारे पास आयॉन्स या फिर एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो कि इलेक्ट्रिकली चार्जड होते हैं, उनका फॉर्म होता है। इसी चीज़ को हम रेफर करते हैं एज आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, फिर आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, ऊपर आपने देखा स्पेक्ट्रम में एक्स रेज आपकी आएंगी, गामा रेज आपकी आएंगी, सो इंक्लूडिंग एक्स रे, कॉस्मिक रे या फिर बाकी अल्फा बीटा, न्यूट्रॉन्स वगैरह, ये आपके सारे इसमें आ जाते हैं। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्लियर। लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रोकन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन बिकॉज ऑफ इट इज पोटेंट टू एबिलिटी टू पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, हमने भी आपको पढ़ाया, हमने आपको बताया कि ये बेसिकली जो सॉलिड क्रिस्टल हैं, सॉलिड क्रिस्टल को स्टडी करने के लिए या उनको मतलब ब्रेक करने के लिए या फिर उनको पेनिट्रेट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। मॉलिक्यूलर डैमेज में हैव लॉन्ग रेंज या फिर डिलेड और शॉर्ट टर्म रेंज या इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस। जो ये मॉलिक्यूलर डैमेज होकर करता है एटम्स में या फिर मॉलिक्यूल्स में, ये जो अल्ट्रेशन आ जाती है, मॉडिफिकेशन आ जाती है, इसके कारण लॉन्ग रेंज यानी कि डिलेड या फिर शॉर्ट रेंज या फिर इमीडिएट इफेक्ट्स भी आते हैं। सो इन शॉर्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन जो हमारे पास हैं वो इस कैटेगरी में लाइक करती हैं। अगर इनसे हम क्या हो जाएं, एक्सपोज हो जाएं, सो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेसिकली रेडियो एक्टिव पोल्यूशन या फिर रेडिएशन पोल्यूशन ऑकर करता है। नाउ सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या क्या हमारे पास हैं। पहला हमारे पास है एक्सपोजर टू कॉस्मिक रेडिएशन। अभी हमने बात की जो कॉस्मिक रेडिएशन हमारे पास है उनके कारण क्या होता है, रेडिएशन पोल्यूशन होता है। देखिए, द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज कंटिन्यूअसली बीइंग अटैक्ड बाय कॉस्मिक रेडिएशन। जो कॉस्मिक रेडिएशन हमारे पास है, आउटर एटमॉस्फेयर जो हमारा है, उसमें बेसिकली क्या होती हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस आती हैं। फिर ये जो कॉस्मिक रेडिएशंस होती हैं, दीज आर बेसिकली फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। सो ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, मोस्टली इनमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं। अच्छा, ये कहाँ से बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं, स्पेस वगैरह से, क्लियर, स्पेस वगैरह से, एंड इंक्लूडिंग सन हो गया या फिर अदर सेलेस्टल बॉडीज हमारे पास होगी, वहाँ से ये रेज निकल आती हैं। फिर इन्हीं रेज, ये जो रेज हमारे पास हैं, इन रेज के कारण एक बंदे के अंदर ल्यूकीमिया यानी कि बेसिकली एक टाइप का कैंसर यहाँ पे डेवलप हो सकता है, अगर एक बंदा इन कॉस्मिक रेज से क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। एंड अभी आपने देखा इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स मेनली हमारे पास क्या है, इनका सोर्स हमारे पास सन है या फिर अदर सेलेस्टल बॉडीज है, वहाँ से ये कॉस्मिक रेज आ सकती हैं एंड हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ तक आएंगी। एंड हमारे एटमॉस्फेयर में फिर ये बेसिकली किधर, जब भी ये ह्यूमंस के ऊपर पड़ेंगी, सो उनको क्या हो सकता है, उनको अलग अलग कैंसर्स हो सकते हैं। सो ये हमारे पास है पहला सोर्स, यानी कि अगर हमारे पास सन से कॉस्मिक रेज आ रही हैं जो कि खतरनाक रेज हैं, सो पहला हमारे पास है बेसिकली बाय नेचर अगर सन से कॉस्मिक रेडिएशंस आएँ, सो दिस इज द बेसिक सोर्स या फिर पहला। नेक्स्ट हमारे पास है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन।
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब क्या है? सिंपली हमारी अर्थ है यहाँ पे, दिस इज हमारी अर्थ। नाउ हमारी जो अर्थ होती है इसमें क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, क्लियर। वो जो रॉक्स हमारे पास हैं उनमें बेसिकली क्या हो सकती हैं? उनमें रेडियो एक्टिव सबस्टांस हो सकती हैं। देखिए, द अर्थ इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की। सो अर्थ हमारे पास है, अर्थ के अंदर सॉयल हैं, मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं। उन रॉक्स के अंदर क्या हो सकते हैं? रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हो सकते हैं, लाइक यूरेनियम हो सकता है। फिर बेसिकली यहाँ से रेडिएशंस वगैरह जो हैं वो निकल सकती है। सॉयल एंड रॉक कैन बोथ कंटेन नेचुरली ऑकिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स या एलिमेंट्स। द मेन सोर्स आर यूरेनियम, पोटेशियम, थोरियम हमारे पास हो गया, क्लियर, विच ड्यूरिंग नेचुरल डिके जनरेट सम अमाउंट्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिनसे क्या हो सकता है? जो मिल के आयोनाइजिंग रेडिएशन को जनरेट कर सकती हैं। सो दूसरा हमारे पास है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो पहला हमारे पास क्या था? कॉस्मिक रेडिएशन। कहाँ से आएंगी? सन से आएंगी या फिर अदर सेलेस्टियल बॉडी से आएंगी। दूसरा जो सोर्स है दैट इज टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कहाँ से निकलेंगी? अर्थ से। अर्थ में कहाँ पे? रॉक से निकलेंगी। सो इनके कारण रेडिएशन पोल्यूशन ऑकर करता है। नेक्स्ट वन इज हमारे पास, थर्ड वन इज दैट इज बाय इनहेलेशन, रेडिएशन थ्रू इनहेलेशन। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, साइंटिस्ट है या फिर वर्कर है, ये ऐसी इंडस्ट्री में या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में वर्क कर रहा है जहाँ पे यूरेनियम का यूज़ हो रहा है, प्लूटोनियम का यूज़ हो रहा है। अच्छा, सो इन सब रेडियो एक्टिव सबस्टांस का अगर यूज़ हो रहा है या फिर इनको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, सो ये बंदे जो हैं ये एक्सपोज हो सकते हैं यहाँ पे। सो ये इन रेस को क्या कर सकते हैं? इनकी बॉडी तक जा सकते हैं, इनहेलेट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हो जो भी बंदे या फिर साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर्स वगैरह हो गए, जो भी इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करते हैं उनको स्पेशल इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, क्लियर, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो रेडिएशन थ्रू इनहेलेशन, सो दिस इज द थर्ड वन. This is the third source. The majority of fluctuations in natural radiation exposure are caused by the inhalation of radioactive gases produced by radioactive elements found in soil, bedrock. Example radon हमारे पास, जो कि कहाँ से निकलता है? डिके ऑफ यूरेनियम से, क्लियर। सो इनका एक्सपोजर हो सकता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग डिस्पोजल। न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग, फॉर एग्जाम्पल हम किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में वर्क कर रहे हैं या फिर कोई बंदा या फिर कोई वर्कर्स, इंजीनियर्स वगैरह जो भी हमारे पास हैं वो न्यूक्लियर प्लांट में क्या करते हैं? वर्क करते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ से इन्होंने फॉर एग्जांपल ये अलग अलग फ्यूल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल हमारे पास हो गया, मॉडरेटर हो गया, अलग चीज़ें यहाँ पे लगती हैं हमारे पास, या फिर यूरेनियम का अच्छा खासा यूज़ होता है। सो अब यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकले, क्या निकले? वेस्ट प्रोडक्ट, उनको क्या करना होता है? किसी मतलब अच्छे से कंक्रीट चैम्बर के अंदर रखना होता है जहाँ से बिल्कुल भी लीकेज ना हो जाए, यानी कि ईयर भी ना निकले। मतलब हमारा हीयर कितना होता है? हीयर की अगर मैं बात करूँ, थिन हीयर लाइन जो हमारे पास होती है, मतलब इतना भी बेसिकली उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर इतना ज़रा सा भी लीकेज हुआ, सो ये बंदे जो हैं ये एक्सपोज हो सकते हैं टू रेडिएशन पोल्यूशन। सो वेस्ट हैंडलिंग, जो भी वेस्ट हैं उनको अच्छे से हैंडल करना है, उनको अच्छे से डिस्पोज करना है, अच्छे से ट्रीट करना है। सो ध्यान से देखिए, रेडिएशन कैन बी प्रोड्यूसर ओवर टाइम थ्रू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट कंटेमिनेटिंग द एयर, वाटर एंड सॉइल। द मेन चैलेंज, फॉर एग्जाम्पल सिंपली आपको बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, कोई कंट्री है, वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं। वो कहाँ पे जाते हैं? वो किसी दूर पहाड़ पे जाएंगे या फिर किसी, आप ये मानिए किसी सी या ओशन वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो, वहाँ पे टेस्टिंग होती है। वहाँ से फिर जो वेस्ट वगैरह निकलेगा उसको किसी जगह डिस्पोज ऑफ करेंगे। सो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं कि अगर ये बंदे वहाँ पे एक्सपोज हो गए, क्लियर, एक्सपोज हो गए टू रेडिएशन, सो बेसिकली हम कहेंगे कि रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन फॉल आउट हुआ। द मेन चैलेंज इन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट इज दैट इट कैन नॉट बी हैंडल्ड बायोलॉजिकली या केमिकली। सो आगे जाकर आपको पढ़ना है कि वेस्ट ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, वहाँ पे आप देखोगे कि वेस्ट की कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी वेस्ट निकलते हैं, या फिर सॉलिड्स हमारे पास, सॉलिड वेस्ट। सो आप देखोगे कि जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस हैं उनमें वो चीज़ें आप कर ही नहीं सकते हो, क्लियर, वो चीज़ें आप कर ही नहीं सकते हो। इनको किसी कंक्रीट चैम्बर में रखना होता है, फिर आप उनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, क्लियर। सो ये हमारे पास था फोर्थ वन। पहला हमारे पास एक्सपोजर टू कॉस्मिक रेडिएशन, फिर हमारे पास टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, फिर हमने क्या देखा? फिर हमने इनहेलेशन देखा, अगर रेडिएशन इनहेल हो जाए, फिर वेस्ट हैंडलिंग हमने देखा,
एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ आपस में कनेक्टेड है, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारे पास है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है या फिर जहाँ से बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं। क्लियर, ये तो कोई नहीं बोलता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या फिर हम यूज़ कर रहे हैं। जस्ट लाइक इसराइल, उनके पास हज़ारों में है या फिर हंड्रेड्स में उनके पास हैं, बट बाकियों के बोलते हैं हमारे पास नहीं है। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होती है, वहाँ से बेसिकली न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो बेसिकली रेडिएशन पोल्यूशन काज कर सकती हैं। द प्राइमरी काज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव वेस्ट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास। क्लियर, फिशन एंड फ्यूजन आपने पढ़ा हुआ है। क्लियर, फ्यूजन में ही हम क्या करते हैं, बॉम्ब वगैरह जो है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको हम फ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं, बनाते हैं। पता है ना आपको। सो उस बॉम्ब को बनाने की प्रोसेस में यहाँ पे बेसिकली लीकेज वगैरह ओकर कर सकता है। अच्छा, फिर न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास, इट इज़ दी वन ऑफ द मेन काज, ये भी एक काज है न्यूक्लियर वेपन्स बनाना। क्लियर, अलग अलग कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। अब जब न्यूक्लियर वेपन बनाया, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर टेस्टिंग होगी। क्लियर, न्यूक्लियर टेस्टिंग होगी हमारे पास, देखिए न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। या फिर फॉर एग्जांपल जंग होती है, क्लियर, वार होता है, वार में न्यूक्लियर वेपन्स तो फिलहाल अलाउ नहीं है, बट स्टिल कुछ कंट्रीज़ तो यूज़ करती हैं। लाइक फॉस्फोरस बॉम्ब हो गया जो इसराइल यूज़ कर रहा है अभी पैलेस्टीन के ऊपर। सो वो सब चीज़ें हमारे पास हैं। सो उनके कारण क्या होता है, उनके कारण फिर रेडिएशन फॉल आउट होता है। क्लियर, रेडिएशन फॉल आउट होता है। या फिर अभी आपने देखा कि मतलब यूएसए अटैक कर रहा था रिसेंटली ईरान को, वहाँ पे फॉर एग्जांपल उन्होंने उनकी कोई न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रॉय की। अब वहाँ से क्या हो सकता है, वहाँ से बेसिकली रेडिएशंस निकल सकती हैं। सो दीज आर दी सोर्सेज किसके, रेडिएशन पोल्यूशन के हमारे पास। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि रेडिएशन पोल्यूशन जो है कैसे निकलता है। सो कॉस्मिक रेडिएशन से निकलता है, यानी कि सन से जो हार्मफुल रेज आएंगी। फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी कि अर्थ से, रॉक्स वगैरह से रेडिएशन निकल सकती हैं। फिर इनहेलेशन के कारण, या फिर न्यूक्लियर वेस्ट हैंडलिंग हमने अच्छे से नहीं की, या फिर उनका डिस्पोजल हमने अच्छे से नहीं किया, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए। अच्छा, फिर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन, फॉर एग्जाम्पल चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था, जो ओकर करा था कहाँ पे, यूक्रेन के अंदर। क्लियर, सो वो बेसिकली एक न्यूक्लियर डिजास्टर था। क्या था, न्यूक्लियर डिजास्टर, यानी कि वहाँ पे रेडिएशन फॉल आउट हुआ था। लोग मतलब थाउजेंड्स ऑफ लोग वहाँ पे मर गए थे। क्लियर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेडिएशन जो थी वो उनका लीकेज हुआ था। सो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। क्लियर, सो ये हो गई हमारे पास सोर्स। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट। इफेक्ट क्या होंगे अब आप खुद समझ सकते हो। मेन जो सबसे इम्पैक्ट इसका होता है, दैट इज सीधे लोगों को कैंसर होता है। क्लियर, जब भी लोग रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हैं उनको सीधे कैंसर होता है। नाउ देखिए, पहला ही जो इफेक्ट या इम्पैक्ट हमने लिया है, दैट इज डिजीज, यानी कि लोग बीमार पड़ जाएंगे। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हैज़ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट, पता है हमको। अच्छा, वन ऑफ द रियरेस्ट एंड डेडलीस्ट साइड इसकी क्या है, बेसिकली एक्यूट रेडिएशन सिकनेस, यानी कि बेसिकली ये डेडली होता है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो गए, आपकी तुरंत वहीं पे मौत हो सकती है। या फिर अगर आप बच भी गए, आप एक्सपोज हो गए, आप मतलब जो भी लोग होते हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं इन रेडिएशन से, वो फिर मतलब चाहते हैं कि हमें मौत क्यों ना आई। क्लियर, क्यों, क्योंकि वो जिंदा लाश बन जाते हैं। सो इन दी वर्स्ट केस सिनारियो पर्सन कैन पास अवे विद इन फ्यू डेज और वीक्स। कैंसर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट एडवर्स रिएक्शन टू रेडिएशन हमारे पास। सो थायराइड कैंसर हो गया, या फिर बाकी स्किन बर्न्स हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो गया, या फिर ढेर सारे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर हो गया, अच्छा नेक कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, इनके जितने भी कैंसर है वो उन बंदों में पाए जाते हैं जहाँ पे न्यूक्लियर अटैक या फिर न्यूक्लियर फॉल आउट होता है हमारे पास, या फिर न्यूक्लियर लीकेज। अच्छा, इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा स्टिल मतलब कोई साइंटिस्ट वगैरह है, वो मतलब प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रहा है, बट स्टिल जहाँ पे वो काम कर रहा है, मतलब इसके बेसिकली सिम्पटम क्या है, मतलब कि उसमें बेसिकली ये चीज़ें हो सकती है कि आगे जाकर कैंसर डेवलप होगा उस बंदे में जो मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में काम करता है या फिर इन चीज़ों के रिलेटेड काम कर रहा है। वीकनेस आएगी, फैटीग होगा, कन्फ्यूजन होगा, वॉमिटिंग होगी, अच्छा वॉमिटिंग के साथ ब्लड होगा, डायरिया होगा, अच्छा ब्लीडिंग होगी, फीवर होगा, ये सब चीज़ें होंगी, हियर लॉस होगा, ये इमीडिएटली होगा। एंड उसके बाद उन बंदों में क्या हो सकता है, मतलब सडनली कैंसर भी निकल आता है। सो ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि अगर रेडिएशन से एक्सपोज जो भी बंदा हो जाता है उसको तुरंत कैंसर होता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक म्यूटेशन। नाउ
इसका जो मेन इम्पैक्ट होता है वो डीएनए को क्या होता है, डीएनए को मॉडिफाई करना या फिर जेनेटिकल चेंज लाना, एंड उसी के कारण फिर कैंसर वगैरह डेवलप होता है, ये तो आपको पता ही है। सो जेनेटिक म्यूटेशन, क्योंकि ये सीधे बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशंस करता है। कौन? जब भी रेडिएशन किसी बंदे के ऊपर पड़ती हैं, बंदे के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, जो भी चीज़ें हैं। अ पर्सन और एनिमल एक्सपोजर टू एक्सेसिव रेडिएशन थ्रू द इन्वायरमेंट, फूड और इवन वाटर इज लाइकली टू हैव एब्जॉर्बड दीज रेडिएशंस इनटू देयर बॉडी या फिर डिफरेंट सिस्टम। एनर्जी कैन नॉट बी expelled, thus once within the body it stays active, one is very prone to cancer वगैरह, so due to mutation वगैरह। so इसीलिए आप देखते हो जहाँ पे भी न्यूक्लियर मतलब जब जापान या हिरोशिमा में क्या किया गया था, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया गया था यूएसए के द्वारा, वहाँ पे मेनली जो उस टाइम की जनरेशन बची थी उनमें मेनली कैंसर पाया गया था, या फिर मतलब जो भी मतलब थोड़े बहुत भी इफेक्ट हुए थे उनमें आफ्टर ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स उनके अंदर कैंसर पाया गया था ड्यू टू म्यूटेशंस हमारे पास। क्लियर? सो ये काफ़ी खतरनाक होता है, इसीलिए आप हमेशा प्रे करें कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, क्योंकि उसमें सीधे सीधे क्या होगा, उसमें सीधे सीधे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सॉइल इनफर्टिलिटी। The soil is radioactive chemicals react with different nutrients। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे मैं सिंपली आपको समझाऊंगा। दिस इज चर्नोबिल जोन, हमारे पास चर्नोबिल जो यूक्रेन में था, जब वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन का फॉल आउट हुआ या फिर लीकेज हुआ, सो देखिए वो वहाँ का जो एरिया था वो पूरा जल गया, राख बन गया। एंड अभी की रिसेंट पिक्चर्स ली गई हैं। क्लियर? 1980s में वहाँ पे ओकर करा था। देखिए यहाँ पे जो सॉइल है आपको दिख रही है, जैसी मतलब आपको ब्लैक सॉइल दिखेगी, जैसे आपको लग रहा है कि ये ब्लैक सॉइल है। ऊपर से देखिए ग्रीनरी वगैरह, इधर मतलब ग्रीन ब्लू यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एटमॉस्फेयर वगैरह। क्लियर? ब्लू एटमॉस्फेयर, एंड नीचे आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। दिस इज सॉइल डिस्ट्रक्शन, किसके कारण? न्यूक्लियर फॉल आउट के कारण। यहाँ पे तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे तो ग्रीनरी हो ही मतलब आ ही नहीं सकती। सो ये इम्पैक्ट होता है किसके ऊपर? सॉइल के ऊपर, यानी कि सॉइल टोटली बेसिकली इनफर्टाइल हो जाती है। द सॉइल इज रेडियोएक्टिव केमिकल्स रिएक्ट विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉइंग द न्यूट्रिएंट्स मेकिंग द सॉइल पॉइजनस एंड इनफर्टाइल। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। फॉर एग्जाम्पल देखिए जो एक्वेटिक स्पीशीज है, फिशेस वगैरह, उनमें भी कैंसर या ट्यूमर पाया जाता है। किनके कारण? जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो डिस्पोज क्या करती हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस किधर, सी वगैरह में या फिर रिवर्स के अंदर या फिर लेक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल लेक वगैरह तो नहीं, मतलब सी के अंदर डाला जाता है, फिर वहाँ से इन जो भी एक्वेटिक लाइफ है उनमें भी कैंसर या ट्यूमर पाया जाता है। क्लियर? सो दिस इज इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, ये सब आप लिख सकते हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मेजर। सो इम्पैक्ट तो सिंपल है, क्या क्या? डिजीज यानी कि स्पेशली कैंसर, अगेन जेनेटिक म्यूटेशन, रिजल्ट फिर से कैंसर, फिर सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, फिर जो एक्वेटिक लाइफ है इनमें भी कैंसर या ट्यूमर वगैरह पाया जाता है। एंड ये जो बेसिकली है, दिस इज फुकुशिमा रेडिएशन। जब फुकुशिमा रेडिएशन इसका क्या हुआ था, फॉल आउट हुआ था, दिस इज आई थिंक इन कहाँ पे, जापान में। फिर बेसिकली जो वहाँ पे मतलब एक्वेटिक लाइफ थी वो पूरी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई, एंड वहाँ से जो भी फिशेस निकल रही थी उनमें कैंसर पाया जाता था। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हियर इज मेजर टू कंट्रोल रेडिएशन पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैसे आप बचा पाओगे? देखिए एक बार रेडिएशन का लीकेज हुआ, फिर मतलब उसको रोक पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। क्लियर? आप उसके कॉन्सिक्वेंस जो है वो मिनिमाइज भी नहीं कर सकते हो, इतना सबसे घातक एंड खतरनाक पोल्यूशन होता है ये। मेजर्स टू कंट्रोल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, देखिए पहले हमारे पास है रिलेटेड टू हैंडलिंग, जो अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी इनका हम हैंडल करें या फिर डिस्पोजिंग करें कहीं पे, हमें काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग के ढेर सारे रूल्स लगाए जाते हैं, रूल्स को फॉलो करना होता है ताकि उन रूल्स के बाहर आप ना जाएं। आप लोगों के लिए, एक तो खुद के लिए तो आप प्रॉब्लम बनोगे, बाकी जो भी आपका इन्वायरमेंट होगा इर्द गिर्द उसके रिलेटेड भी आप प्रॉब्लम बन जाओगे। प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज। सो जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज हैं, जब भी आप इनको डिस्पोज आप करोगे, आप क्या करोगे? देखिए यहाँ पे इनमें, इन कंटेनर्स में फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिव वेस्टेज है, इनको आप क्या करोगे? इनकी ऊपर से कवरिंग करोगे, कंक्रीट में आप इनकी क्या करोगे? ऊपर से कवरिंग करोगे, ताकि ये बेसिकली इनका लीकेज ना हो जाए। क्लियर? प्रॉपर से इनकी क्या करनी है? हैंडलिंग करनी है,
प्रॉपर यहाँ पे इंस्पेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर यहाँ पे आपको मतलब ध्यान रखना है, अलग अलग टीम्स यहाँ पे होती हैं इसकी हैंडलिंग करने के लिए। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। दिस इज़ फर्स्ट वन कि आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे। ये कहाँ पे, ये इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये चीज़ आप कर सकते हो। प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग रेडियोएक्टिव वेस्ट। रेडियोएक्टिव वेस्ट स्टिल कंटेन रेडिएशन। जो भी वेस्ट है, वेस्ट में भी रेडिएशन है। इट कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ इन सेम वे एज कन्वीनियंट वेस्ट। आगे आप ट्रीटमेंट पढ़ोगे कैसे हम वेस्ट, जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है या फिर सिटी वगैरह से, इंडस्ट्री से, नॉर्मल इंडस्ट्री न्यूक्लियर को छोड़ के, अच्छा नॉर्मल इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करते हो, आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हो, फिर कैसे फेंकते हो। आप उसको नॉर्मल तरीके से फेंक सकते हो, बट ये वेस्ट जो है इनको आप ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते। इट कैन नीदर बी बरीड नॉर बर्नड, ना जला सकते हो ना इसको आप दफना सकते हो। दिस ट्रैश should be kept in big sturdy concrete containers because seepage is a possibility। इन कंक्रीट्स को फिर इन कंटेनर्स को ऊपर से भी कवरिंग करनी है, कंक्रीट की कवरिंग करनी है, ऐसी वैसी कवरिंग नहीं, पूरी कंक्रीट के अंदर इनको क्या करना है, रखना है, ताकि वहां से लीकेज ना हो जाए। अनदर ऑप्शन इज टू डाइल्यूट रेडिएशन बिकॉज स्टोरेज माइट नॉट बी प्रैक्टिकल। अब ज़्यादा टाइम आप इनको स्टोर भी नहीं कर सकते, कितना स्टोर करोगे आप, धीरे धीरे उनको विद टाइम क्या करते जाओगे, डाइल्यूट करते जाओगे। सो ये हमारे पास है तरीका किसको रोकने का, रेडिएशन पोल्यूशन को। पहला, प्रॉपर मेथड ऑफ डिस्पोजिंग रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे पास, प्रॉपर मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर लैबलिंग। नाउ प्रॉपर लैबलिंग का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज वगैरह हैं या फिर फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे जो भी कंटेनर्स हैं उनके ऊपर ऐसे साइन्स लगाए जाते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा है, दिस इज फॉर न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर साइन होता है, यहाँ पे लिखा होगा डेंजर या फिर वार्निंग, ये सब हमारे पास। वो प्रॉपर लेबलिंग करनी है, किसमें, रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ऊपर से लेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी यहाँ पे आएगा, इसको खोल के, वर्कर आएगा इसको खोल के जाएगा, नहीं, इसके ऊपर क्या होगी, लेबलिंग होगी। सो इसको पता चलेगा इसके साथ में ऐसे छेड़छाड़ नहीं करूँगा जब तक ना ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएंगे, या फिर ऐसे इसके ऊपर मार्किंग की होगी। सो इसको हम कहते हैं प्रॉपर लेबलिंग। जो भी कंटेनर्स होंगे जिनमें रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा उनके ऊपर ये लेबलिंग होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें उनके ऊपर लगी होनी चाहिए। समझ में आया होगा। जैसे रोड में आपने देखा होगा जो मतलब स्टॉप या फिर स्पीड कम करो, वहाँ पे साइन बोर्ड बनाया जाता है। ऐसे ही साइन बोर्ड्स किसके ऊपर होने चाहिए, इन कंटेनर्स के ऊपर, जैसे आपको दिख भी रहा है। दिस मीन्स डेंजर, ये मतलब डेंजर, मतलब कि डेंजर क्या, ये जो आपको फैन जैसा दिख रहा है, ये जो फैन साइन है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, रेडियो एक्टिव सबस्टांस के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट एंड न्यूक्लियर वेपन। जो न्यूक्लियर टेस्ट है या फिर न्यूक्लियर वेपन है, इनका क्या होना चाहिए, इनके ऊपर बैन लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए, बैन लगनी चाहिए। एंड इसके रिलेटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी लाई गई थी यूएसए एंड रशिया के द्वारा, बट ये आगे चलती ही नहीं है। फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये भी मनाया जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर बैन लगनी चाहिए। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट वार चल रही थी, यूएसए एंड इसराइल क्या कह रहे थे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट जब वहाँ पे एनर्जी रिसर्च एजेंसी वहाँ पे गई, उनको कुछ नहीं मिला, वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला, बट स्टिल उन्होंने ईरान को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। इवन कि इसराइल के पास मतलब हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, इवन एक बार तो यूएन ने कहा भी था कि जो इसराइल है उनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करने चाहिए, बट वो मतलब उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो ऑफिशियल है ही नहीं, उन्होंने छुपा के रखे हैं। सो ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड अभी आप देखते हो कि इसराइल जिसके ऊपर चाहता है उसको अटैक कर देता है, ऐसे ही ह्यूमन्स की डिस्ट्रक्शन कर रहा है। सो ये चीज़ें थी हमारे पास कि कैसे आप क्या कर पाओगे, कंट्रोल या फिर मेजर्स लोगे किसके रिलेटेड, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के रिलेटेड। क्यों, क्योंकि अगर एक बार रेडिएशंस निकल गई, उनका फॉल आउट हुआ, आप ये नहीं रोक सकते। सो पहला हमारे पास था, आपको अच्छे से हैंडलिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। क्लियर। अच्छा, फिर हमारे पास न्यूक्लियर टेस्ट या फिर न्यूक्लियर वेपन्स, इनके ऊपर प्रोहिबिशन या फिर बैन वगैरह लगनी चाहिए। सो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम न्यूक्लियर रेडिएशन या फिर रेडिएशन पोल्यूशन जो है वो रोक सकते हैं, क्योंकि यहीं से तो बेसिकली जो रेडिएशंस हैं वो निकलती हैं। हमने सोर्सेज भी देखे, वहाँ पे अलग अलग सोर्सेज हमने देखे, नेचुरल सोर्स लाइक कॉस्मिक रेज, फिर हमने क्या देखा, टेरेस्ट्रियल, फिर हमने देखा अलग अलग इंडस्ट्रीज से या फिर फैक्ट्रीज वगैरह से या फिर न्यूक्लियर वेपन से कैसी निकलती हैं। सो ये थे सोर्स एंड ये थे इम्पैक्ट भी आपने देखे, एंड ये आपने देखा कैसे आप कंट्रोल करोगे। सो सिंपल सा यूनिट था, उतना टिपिकल नहीं है, एक बार ग्रो थ्रू करो आपको ईजी लगेगा। नाउ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखे हैं
10 क्वेश्चंस, इनका आप क्या करोगे, इनका आप खुद से यहाँ पे कमेंट्स के अंदर आंसर करोगे। अगर आपने लेक्चर अच्छे से देखा होगा आप इनके आंसर्स कर पाओगे। दिस इज़ 4th, 5th एंड 6th। मैं यहाँ पे आंसर्स आपको नहीं दूंगा, आप खुद से लेक्चर के गो थ्रू, एक बार लेक्चर को गो थ्रू करिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। एंड उतने टिपिकल क्वेश्चंस भी नहीं है। सो ये क्वेश्चंस आप खुद लगाओगे एंड इनके चांस हैं फिर आपके बोर्ड में ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपको मिलेंगे एंड आपको आइडिया होगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाते हैं। सो ये था हमारा यूनिट। सो इस यूनिट में आज हमने क्या पढ़ा, सिंपली नॉइज़ पोल्यूशन पहले हमने देखा, सोर्स वगैरह, फिर ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं, फिर इफेक्ट्स हमने देखे, फिर अलग अलग जोन्स हमने देखे, फिर ट्रैफिक को भी हमने देखा, ट्रैफिक भी आपको याद रखना है। देन हमने क्या किया, कंट्रोल देखा, कैसे आप नॉइज़ पोल्यूशन को बचा पाओगे। फिर हमने रेडिएशन पोल्यूशन देखा, रेडिएशन पोल्यूशन होता क्या है। फिर टाइप्स हमने देखे, इसमें जो खतरनाक हमारे पास था दैट इज़ आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं वो खतरनाक होती हैं, उन्हीं के कारण बेसिकली रेडिएशन पोल्यूशन होकर करता है। फिर आपने देखा सोर्सेस, इसमें सन से कॉस्मिक रेज आएंगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस निकल सकती हैं अर्थ से, इन्हेलेशन हो सकता है, हैंडलिंग के टाइम न्यूक्लियर लीकेज हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या हो सकता है, न्यूक्लियर लीकेज होकर करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स में तो रेडिएशन मतलब वहाँ से तो रेडिएशंस निकलेंगी ही निकलेंगी। ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास थे सोर्सेस। फिर सोर्सेस के बाद आपने देखा इफेक्ट, इफेक्ट तो सभी को पता है, रेडिएशंस के कारण कैंसर होता है, सो डिजीज़ यहाँ पे। एंड फिर जेनेटिक म्यूटेशन, अगेन कैंसर, सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। अच्छा, फिर एक्वेटिक लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये थे इफेक्ट्स मेजर। प्रॉपर हैंडलिंग आपको करनी है विद केयर, हाई लेवल ऑफ केयर, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंजीनियरिंग रूल्स यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं। फिर लेबलिंग होनी चाहिए, इन जहाँ पे भी न्यूक्लियर मटेरियल आपने रखा है उसके ऊपर लेबल लगनी चाहिए कि वर्कर्स को पता चले हाँ इसमें न्यूक्लियर फ्यूल है या फिर कुछ और है, न्यूक्लियर मटेरियल है। फिर जो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह है या फिर न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके ऊपर बैन लगना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपने MCQs वगैरह भी देखे। सो थैंक यू ऑल, मिलेंगे हम आपके नेक्स्ट यूनिट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।